गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है काउंटर क्लेम पेश करने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। उन्हीं में से आदेश 8 नियम 6 का सीपीसी है, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भी कहा जाता है। और जमीन, मकान, प्लाट से संबंधित जितने भी दावे हैं जो सिविल नेचर के होते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, फौजदारी को छोड़कर जितने भी सिविल नेचर के वाद होते हैं, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सीपीसी के तहत ही प्रोसीजर न्यायालय में अपनाई जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसे कहते हैं। जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े, मारपीट या फौजदारी के केसों में दंड प्रक्रिया संहिता जो है कि आईपीसी लागू होती है, जिसका वो बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 भी कर दिया गया है, उसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अचल संपत्ति संबंधी वादों से इसमें लागू होती है। आदेश 8 नियम 6 का पे मैंने तकरीबन 8 या 9 वीडियो बनाए हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हैं, जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। और इन सब की मैंने एक ई बुक भी तैयार की है, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक अपलोड कर दी है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन के साइट पर चले जाएंगे। वहाँ पे 99 रुपीज़ प्राइस मेरे द्वारा लिखी गई है, रखी गई है उसकी प्राइस। आप वहाँ से अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसे खरीद सकते हैं। जो जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी है उसी की पूरी डिटेल जानकारी उस ई बुक के अंदर मौजूद है। आज का जो वीडियो है इसकी भी ई बुक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अमेजन की साइट पर पहुँच जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। सर, हमारा वीडियो का जो टाइटल है कि काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने के क्या क्या फायदे हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ही प्रक्रिया में विवाद का समाधान काउंटर क्लेम से कैसे किया जाएगा, न्यायालय का समय बचता है काउंटर क्लेम पेश करने से, प्रतिवादी को समान अवसर प्राप्त होता है, इस पे भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। जो मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लेख तैयार करके रखा है, उसमें से मैं आपको इसकी डिटेल जानकारी प्रदान करूंगा। कुल 8 टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे आज। नंबर चौथा है हमारा टॉपिक स्वतंत्र दावा। इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सब बेनिफिट्स हैं सर। प्रति दावे के क्या क्या फायदे हैं। आर्थिक और समय की बचत, सातवां अदालत का अधिकार क्षेत्र और आठवां वादी के दावे को कमजोर करना। इन पे हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और चूंकि हम काउंटर क्लेम की सर हम बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट में इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूं कि जब वादी के द्वारा कोई दावा अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, सिविल नेचर का दावा, जिसको आप एक उदाहरण के तौर पे, मैंने अक्सर मेरे वीडियो में यही उदाहरण बताया है, स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का। ये वसूली का भी हो सकता है, अनुबंध पालन का भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार के टाइटल से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जब ये दावा पेश किया जाता है तो क्या प्रतिवादी खड़ा खड़ा मुंह देखेगा? क्या खड़ा खड़ा सिर्फ मौन रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा और सिर्फ वादोत्तरी पेश कर देगा? नो सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको अधिकार दिया गया है कि यदि वादी ने कोई दावा पेश किया है तो उसी में वो उसका काउंटर क्लेम, जिसको प्रति दावा कहते हैं, वो भी पेश कर सकता है। जैसे ही वादी दावा पेश करता है, अदालत के द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं, जिसे समन्स कहते हैं। समन्स की तामील जैसे ही प्रतिवादी पर होती है तो 30 दिन के अंदर, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 1 में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर प्रतिवादी वादोत्तर पेश करेगा और वादोत्तर के साथ ही वो काउंटर क्लेम भी पेश कर सकता है। यदि किसी कारणवश वो 30 दिन में वादोत्तर के साथ वादोत्तर पेश करने में असफल रहा, तो न्यायालय जो भी रीजन से उसको समय दे वो अधिकतम 90 दिन होगा और 90 दिन के अंदर उसको वादोत्तर पेश करना होगा। और यदि वो वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम पेश नहीं भी कर पाया, तो 2018 की एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है कि लिखित कथन के बाद भी काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है, जो मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी बताई है। और जो ई बुक मैंने जो पिछले वीडियो में अपलोड की है उसमें उस न्याय दृष्टांत का पूरा डिटेल के साथ उल्लेख भी किया है। तो अब सर हम बिना देरी किए उस टॉपिक की ओर चलते हैं, जो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, जो मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार भी करके रखे हैं। तो आइए सर, मैं पूरी डिटेल व्याख्या आपको उसमें बता देता हूँ। इन पर आदेश 60 नियम 6 का सीपीसी काउंटर क्लेम के फायदे। ऑर्डर 8 रूल 6A सीपीसी बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम।
ये ई बुक है जो मैंने स्पेशली इसी टॉपिक पर तैयार की है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसे ध्यान से देख लें, क्योंकि ये जो मैं अमेजोन की साइट पर जब इसको अपलोड कर दूंगा तो वहां पे ही आपको ई बुक दिखाई नहीं देगी। सिर्फ 2 पन्ने शुरू के वो दिखाते हैं, विषय सूची और कुछ और ज्यादा विज्ञापन के बतौर। जब आप 99 रुपीज दे के इसको परचेस कर लेंगे तब ये ई बुक वहां पे दिखाई देगी। लेकिन मैं मेरे वीडियो में, चूंकि मेरे वीडियो का मकसद ही यही है कि निःशुल्क कानूनी जानकारी प्रदान करना एक आम व्यक्ति को और उसकी समस्याओं का समाधान करना, तो इस ई बुक को मैं आपको मेरे वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देख लें। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो इसको आप अमेजोन की साइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। इसमें आप देख रहे हैं कि विषय सूची है, काउंटर क्लेम के फायदे हैं, विस्तृत व्याख्या है, काउंटर क्लेम दाखिल करने की प्रक्रिया है, काउंटर क्लेम के प्रभाव, निष्कर्ष। ये कुल 8 अध्यायों में इसको बांटा है मैंने। डिस्क्लेमर भी आप देख रहे हैं इसमें, और ये सभी अध्यायों को मैंने इसमें डिटेल में समझाया है काउंटर क्लेम के फायदे उदाहरणों के साथ। तो अब हम अध्याय 2 पे आते हैं, जो हमारे वीडियो का सर आज का टाइटल है। नंबर 1 है फायदा इसका, एक ही प्रक्रिया में विवाद का समाधान, रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन अ सिंगल प्रोसीडिंग। किस प्रकार से होगा सर? स्पष्टीकरण, काउंटर क्लेम के माध्यम से वादी और प्रतिवादी के दावे एक ही मुकदमे में निपटाए जा सकते हैं। मतलब उनको अलग अलग मुकदमे करने की जरूरत नहीं है। वादों की बाहुल्यता बढ़ने से रोकना भी इसका मेन मकसद है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो उन्होंने डिसीजन दिया है 2018 में, उसमें भी यही बताया है। और एक ही साथ इनका निराकरण होता है। इससे बहुत से फायदे होते हैं कि एक पक्षी निर्णय नहीं होता है, दोनों को सुना जाता है और एक ही डिसीजन दिया जाता है न्यायाधीश महोदय के द्वारा दोनों के दावों का। इससे अलग अलग मुकदमों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब हम इसको एक आसान से उदाहरण से भी सर हम समझ लेते हैं। उदाहरण है सर नंबर, इसमें मामला, वादी ने प्रतिवादी पर संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया। प्रतिवादी ने उसमें काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी ने यह कहा कि काउंटर क्लेम के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया कि संपत्ति उसके नाम दर्ज है और वादी ने अनुचित लाभ लेने के लिए झूठा दावा पेश किया। यह उसका काउंटर क्लेम हो गया। मतलब वादी ने जो दावा पेश किया उसी में प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम पेश करके कहा कि वो संपत्ति उसके नाम दर्ज है और ये झूठा दावा इसके द्वारा पेश किया गया है। परिणाम क्या हुआ सर इसका? अदालत ने दोनों पक्षों के दावों को एक साथ सुना और विवाद का समाधान शीघ्रता के साथ कर दिया। इसमें एक पक्षी कार्रवाई होने की संभावना खत्म हो जाती है। यदि वादी के द्वारा वाद पेश कर दिया गया है और प्रतिवादी सिर्फ वादोत्तर ही पेश करता है, तो उसमें सर बहुत सी बातें जो वादी को रखना चाहिए होती हैं वो नहीं रख पाता है। और यदि वो काउंटर क्लेम पेश कर देता है तो उसके काउंटर क्लेम पे भी वाद विषय बनाए जाते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा। आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आवेदन भी दाखिल किया जा सकता है एनी स्टेज न्यायालय पे डिसीजन होने के पूर्व पूर्व, कि कुछ अगर वाद विषय ऐसे आपको लगते हैं कि वो वाद विषय बनना रह गए हैं, तो आप न्यायालय से इस सेक्शन के तहत आवेदन पेश करके निवेदन कर सकते हैं कि माननीय न्यायाधीश महोदय, न्याय प्राप्ति हेतु ये वाद विषय और आप बनाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पिछले वीडियो में भी मेरे एक पर्सनल केस का उदाहरण दिया है जो 2015 से अदालत में विचाराधीन था और 2024 में उसमें जजमेंट किया गया। तकरीबन 8 साल वो प्रकरण चला। उसमें आदेश 14 नियम 5 के मैंने 2 आवेदन पेश किए थे और माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कुछ वाद विषय पे। उसमें आदेश 11 नियम 12 दस्तावेजों का प्रकटीकरण का भी आवेदन पेश मैंने किया था। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का भी आवेदन पेश किया था कि इनमें वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है, इनका वाद निरस्त किया जाए। 11-12 के तहत भी दस्तावेज जब उन्होंने पेश नहीं कर पाए थे वो, तो मैंने आदेश 11 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश करके निवेदन किया था कि इनका दावा खारिज किया जाए। और दस्तावेजों का प्रकटीकरण का हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल भी पूछा था, तो उसका सर ये है कि जिस प्रकार से मैंने मेरे केस का उदाहरण दिया उससे आप सभी लोग अपने अपने केस की स्थिति के हिसाब से उस मामले को समझ सकते हैं कि मेरे जो खुद का प्रकरण था जो न्यायालय में विचाराधीन था 2015 से और 2024 में उसमें जजमेंट दिया गया। उसमें वादी ने जो प्लीडिंग की थी, तो वादी ने उसके दादा को वादग्रस्त संपत्ति का मालिक और कब्जाधारी बताया था वाद पत्र के पैरा क्रमांक 2 में। और आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पैरा क्रमांक 3 में भी उसने यही कथन किए थे। तो हमने माननीय न्यायालय से इस बेस पे ये चीज चूंकि प्लीडिंग में मौजूद थी, तो हमने न्यायालय से निवेदन किया था कि क्या वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के मालिक हैं, ये वाद प्रश्न बनाया जाए। तो इसको सर आप अपने केस में अपनी कंडीशन और सिचुएशंस के हिसाब से समझ लें, क्योंकि हर व्यक्ति का केस परिस्थिति और कंडीशन अलग अलग होता है।
लेकिन वो चीज प्लीडिंग में मौजूद थी और उसी मौजूद दस्तावेज को ही प्रकटीकरण के लिए हमने आवेदन भी लगाया था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि प्लीडिंग में क्या मौजूद है और हम क्या डिफेंस लेके आ रहे हैं और हमारा प्रतिरक्षा का आधार क्या है, ये सब चीजें इसमें मायने रखती हैं सर, बड़ी महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जो हमारा बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम है उसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं सर हम। न्यायालय का समय बचता है। किस प्रकार से बचता है सर? काउंटर क्लेम के माध्यम से अलग अलग मुकदमों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे अदालत को समय दृष्टिकोण मिलता है, समान दृष्टिकोण मिलता है, जिससे विवाद का समाधान जल्दी हो जाता है। मतलब न्यायालय के समक्ष यदि काउंटर क्लेम पेश कर दिया गया है तो सभी चीजें आ जाती हैं जिसमें वादोत्तर में जो वादी ने उल्लेख किया है उसको एज अ वाद विषय बना के डिसीजन न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो सूक्ष्मता के साथ उसका अवलोकन हो जाता है। यदि वादी सिर्फ वादोत्तर पेश करके रह गया और वो वास्तव में संपत्ति का मालिक भी है तो ऐसी स्थिति में उसको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही ये प्रतिदावे का जो है कि उपचार दिया गया है कि वो चुप ना बैठे। यदि वो वास्तव में किसी चीज का हकदार है तो काउंटर क्लेम के जरिए अदालत के समक्ष अपनी बात को रखे। यदि वो चुप बैठा रहेगा तो किसको मालूम है कि वो संपत्ति का मालिक है? जब तक वो अदालत में डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करेगा, काउंटर क्लेम पेश नहीं करेगा, अदालत को कैसे पता लगेगा कि वो संपत्ति का मालिक है? तो ऐसी स्थिति में ये उपचार उसको प्रदान किए गए जिसका पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। इसका एक उदाहरण है सर कि एक वादी ने ऋण की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया, जबकि प्रतिवादी ने दावा किया कि वादी ने अनुबंध का उल्लंघन किया है। मतलब वादी ने एग्रीमेंट पालन का दावा पेश किया कोर्ट में कि अनुबंध का पालन करवाया जाए। इसको हम उदाहरण के तौर पे कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि वादी ने इस बात का दावा पेश किया कि एग्रीमेंट के जरिए 5 बीघा जमीन प्रतिवादी ने मुझको विक्रय की थी और रजिस्ट्री की दिनांक जो भी 6 माह बाद की हमारे बीच में तय हुई थी। 6 माह बाद मैंने इससे कहा कि रजिस्ट्री का आप निष्पादन करवाएं मेरे हक में, बाकी का आपका जो भी है पेमेंट आप प्राप्त कर लें। लेकिन उसके बाद भी प्रतिवादी के द्वारा अनुबंध के पालन में मुझको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं करवाया गया। इसलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी को आदेशित किया जाए कि वो अनुबंध के पालन में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन मुझे कराए। ये वादी ने दावा पेश कर दिया एग्रीमेंट के पालन में। अब वो जो काउंटर क्लेम लेके गया प्रतिवादी, उसका ये कहना है कि मुझे क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए और वादी ने जो है कि अनुबंध का पालन नहीं किया। किस प्रकार से नहीं किया? कि वो जो दिनांक तय हुई थी उस दिनांक को मैं रजिस्ट्री करवाने के लिए तत्पर था वादी के हक में, लेकिन वादी के द्वारा जानबूझकर उपेक्षा की गई। मैं रजिस्ट्रार कार्यालय भी गया, मैं वादी से मिला भी और मैंने वादी से निवेदन भी किया कि मेरे बकाया रुपए आप अदा कर दें और मैं आपको रजिस्ट्री कराने को तैयार हूं, लेकिन वादी तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार का वो काउंटर क्लेम उसमें पेश कर सकता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों पर बराबर होगा सर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 के तहत वादी जो कहता है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी वादी की होगी और प्रतिवादी जो बात कहता है उसे साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी। तो एक ही वाद में दोनों काउंटर क्लेम आ चुके हैं और दोनों का निराकरण न्यायालय के द्वारा एक साथ किया जाएगा। तो इससे न्यायालय का समय बचता है। यह हमारा हो गया सर दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसी में सर थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं मैं आपको। काउंटर क्लेम प्रतिवादी ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा किया था, जो मैंने आपको बताया। परिणाम में क्या हो सकता है? परिणाम एक संभावित है सर, मैंने आपको समझाने के लिए तैयार किया है पूरा लेख। बुक में जो मैंने स्टडी की है उसको आसान भाषा में मैंने तैयार किया, और भी सरल और आसान भाषा में उदाहरण के साथ, ताकि आप लोगों की समझ में वो चीज आ सके। परिणाम जो अदालत से संभावित हो सकता है कि अदालत ने दोनों दावों को एक साथ सुनकर समय और संसाधनों की बचत की, एक ही दावे में निराकरण कर दिया दोनों का, तो ये समय भी बच गया सर। अब हमारा नंबर तीसरा बेनिफिट आता है काउंटर क्लेम का। क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है। प्रतिवादी को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डिफिडेंट, मतलब प्रतिवादियों को समान अवसर इसमें प्राप्त होता है। किस प्रकार से प्राप्त होता है सर? उसका भी मैंने एक बेहतरीन उदाहरण आप लोगों के लिए तैयार किया है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि काउंटर क्लेम के माध्यम से प्रतिवादी को अपने अधिकारों की रक्षा करने
और वादी के खिलाफ अपना पक्ष रखने का समान अवसर मिलता है। समान अवसर बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर। न्यायालय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो वादी को और प्रतिवादी को दोनों को एक ही नजर से देखता है। इसीलिए आदेश 8 नियम 6 का में प्रतिदावे को परिभाषित करके ये अधिकार प्रतिवादी को दिया गया है कि वो इस समान अवसर का लाभ उठाए। आप कल्पना करें कि यदि ये व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में होती ही नहीं, तब क्या होता सर? वादी अपना दावा पेश कर देता और प्रतिवादी वादोत्तर पेश कर देता, और केस का डिसीजन उन्हीं वाद विषयों पर होता जो वादी ने उसमें पेश किए। प्रतिवादी ने जो लिखित कथन पेश किया उसमें भी डिसीजन वाद विषय बनते, दोनों को देख के ऐसा नहीं है कि खाली उसी पे बनते, लेकिन ये तो उसको बिल्कुल राइट से दे दिया गया इसमें कि जैसे वादी उसका वाद लेके आया ऐसे आप भी आपका दावा लेके आ सकते हैं, स्वतंत्र दावा। तो एक समान अवसर इसमें प्राप्त होता है। और इसका उदाहरण सर काफी अच्छा उदाहरण है ये। वादी ने प्रतिवादी पे मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अब प्रतिवादी चुप होके बैठेगा क्या सर? उसको भी तो अधिकार है उसका जवाब देने का, वो काउंटर क्लेम पेश करेगा। उसने क्या काउंटर क्लेम पेश किया? प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम के माध्यम से यह दावा किया कि वादी ने उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया है। परिणाम क्या हुआ? अदालत ने दोनों पक्षों के आरोपों को समान महत्व देकर निष्पक्ष निर्णय दे दिया। मतलब वादी मानहानि का सूट लेके आया तो प्रतिवादी ने कहा कि साहब इसने भी मुझको व्यापार में नुकसान पहुंचाया, अब वो भी उसकी प्लीडिंग रखेगा। वादी कहता है कि मानहानि हुई तो वो कहता है मुझको व्यापार में नुकसान पहुंचाया इसने। तो उसने कुछ बातें कही, एक सद्भावना पूर्वक कही, उसकी सच्चाई जाहिर की। या तो दोनों बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या जो भी स्थिति हो सकती है, हजारों कारण हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको समझाया था। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट हो गया सर, बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम। अब हम अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। नंबर 4 है सर हमारा स्वतंत्र दावा, इंडिपेंडेंट क्लेम। स्पष्टीकरण में आपको बता दूं प्रारंभ में, काउंटर क्लेम मुख्य मुकदमे से अलग एक स्वतंत्र दावे के रूप में सुना जाता है और वादी के दावे को कमजोर करने में सहायक होता है। वादोत्तर से वो बात नहीं बनेगी सर। आपने वादोत्तर पेश कर दिया, लेकिन आप काउंटर क्लेम अगर पूरे अपने दस्तावेजी साक्ष्य और जो है कि मौखिक साक्ष्य और जो भी आपके पास उपलब्ध है उन सब के साथ जब आप काउंटर क्लेम पेश करते हैं तो वादी के दावे को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक पक्षी दावा और सिर्फ वादी को ही सुना जाए, वो चीज पूर्णतः खत्म ही हो जाती है सर इसमें। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश महोदय, जज साहब दोनों को सुनने के बाद ही विधि अनुसार जजमेंट पारित करते हैं। और इसमें कई मर्तबा यदि प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्ट्रांग आधारों पर होता है तो वादी के दावे को भी अस्वीकार करके और उसके काउंटर क्लेम को भी स्वीकार कर लिया जाता है और डिसीजन उसके हक में दे दिया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसको अपनी जगह लीगल राइट्स हों और जो है कि सच के आधार पे और कानूनी दस्तावेज और उचित जो है कि रीजन उसके पास हो और अपने हक की बात को अदालत के समक्ष रखे। ऐसा ना हो कि झूठा काउंटर क्लेम पेश कर दे बिना किसी आधार के, तो खारिज भी हो जाएगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें एक उदाहरण है सर, ये हमारा ये चौथा है स्वतंत्र दावा, बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम के। इसका एग्जांपल इस प्रकार से है कि वादी ने एक जमीन पर कब्जे का दावा किया। वादी ने, प्रतिवादी को अधिकार है काउंटर क्लेम करने का। प्रतिवादी ने क्या काउंटर क्लेम किया कि उसकी जमीन खरीदने के लिए भुगतान किया था, लेकिन वादी ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। ये उसका ये काउंटर क्लेम हो गया कि वादी ने तो दावा किया जमीन पे कब्जे का कि मेरे को कब्जा दिया जाए। प्रतिवादी कह रहा है कि जमीन खरीदने के लिए भुगतान किया था, लेकिन वादी ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। तो अब ये उसका काउंटर क्लेम हो गया। अदालत ने दोनों का विचार करके उसमें डिसीजन दे दिया एक साथ ही। नंबर 5वां पॉइंट है, ये हम सर काउंटर क्लेम का पेश करने के क्या क्या फायदे होंगे उसके 5वां आधार है कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन लीगल प्रोसीडिंग। इसमें एक साथ सुना जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि सर इसमें पारदर्शिता बनी रहती है। मतलब एक ने अपनी बात रखी, दूसरे ने अपनी बात रखी, तो जज साहब के समक्ष दोनों की बिल्कुल पारदर्शी चीज सामने आ जाती है। इनके भी एविडेंस आ जाते हैं, वादी के भी, प्रतिवादी के भी साक्ष्य आ जाते हैं रिकॉर्ड पे। दोनों को देखने के बाद जज साहब बिल्कुल आसानी के साथ ये पता लगा पाते हैं कि आखिर इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। तो एक पारदर्शिता इसमें बनी रहती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जो इसमें बताया गया है, मैंने तैयार किया है, बुक में तो सर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने हालात और परिस्थिति के हिसाब से उदाहरण आपको समझाने के लिए तैयार किए हैं। वादी ने किराए के विवाद में मुकदमा दायर किया। काउंटर क्लेम का हक है प्रतिवादी को इसमें भी। वादी किराया मांग
का मुकदमा कर रहा है और प्रतिवादी ने अनुचित तरीके से किराया बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब प्रतिवादी ने दावा किया कि वादी ने अनुचित रूप से इसका किराया बढ़ा दिया है। वो बढ़ा हुआ किराए का दावा कर रहा है, इधर ये काउंटर क्लेम लेके आ गए महोदय कि साहब ये अनुचित रूप से किराया बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से न्यायालय के द्वारा दोनों को सुन के डिसीजन दिया जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी का भी इसमें मामला हो गया। नंबर 6 है बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम का आर्थिक और समय की बचत, कॉस्ट एंड टाइम इफिशियंसी। तो इसमें पैसे की और समय की दोनों की बचत होती है, क्योंकि यदि प्रतिवादी अलग से कोई दावा पेश करता है, हालांकि काउंटर क्लेम में भी जो है कि वाद मूल्यांकन भी होगा, कोर्ट फीस भी अदा होगी, लिमिटेशन भी लागू होगी, वाद कारण भी देखा जाएगा, सब चीजें देखी जाएंगी। लेकिन स्वतंत्र दावे में यह है कि वो उसका डिसीजन कब होगा, वादी का डिसीजन कब होगा, और वादी ने अपने आधार किए तो माननीय न्यायालय को तो ये पता ही नहीं होगा कि आपने वो किस कोर्ट में कौन सा दावा पेश कर दिया, उसकी प्लीडिंग क्या है और उसमें क्या जजमेंट हो रहा। लेकिन एक ही दावे में जब दोनों प्लीडिंग रहती है, दोनों का अधिकार रहता है, तो इसमें समय की भी बचत होती है और दोनों पक्षों में न्यायालय के द्वारा सही तरीके से डिसीजन इसमें प्रदान किया जाता है। वादी ने ठेके के उल्लंघन का दावा किया, एक उदाहरण है। प्रतिवादी ने कहा कि ठेके के नियमों के अनुसार हर्जाने की मांग कर ली उसने। मतलब वादी ने ठेके के उल्लंघन का दावा किया और प्रतिवादी ने ठेके के नियमों के अनुसार हर्जाने की उसमें मांग कर ली। ये भी एक छोटा सा उदाहरण है सर। इसमें दोनों को सुनकर जो है कि दावों को एक साथ सुना और डिसीजन दिया। अब हमारा 7वां है अदालत का अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ये सर हम बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम का 7वें नंबर का फायदा है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें काउंटर क्लेम उसी अदालत में दायर किया जा सकता है जहां मुख्य मुकदमा चल रहा है, बशर्ते अदालत के पास विषय का अधिकार क्षेत्र हो। मतलब जिस कोर्ट में वादी ने काउंटर क्लेम पेश किया है, उसी कोर्ट में आप वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम पेश कर सकते हैं, प्रति दावा भी जिसको कहते हैं। और इन दोनों का डिसीजन एक साथ किया जाता है। तो इसमें जुरिडिक्शन एक ही जुरिडिक्शन होता है। कुछ कंडीशंस में वो धनी अधिकारिता का क्षेत्राधिकार के संबंध में भी मैंने बताया है, वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि यदि आपने काउंटर क्लेम में वाद मूल्यांकन इतना कर दिया है कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वाद मूल्यांकन आता ही नहीं है, तो वो जिस न्यायालय में होगा उस न्यायालय में फिर वहां पे मुकदमा आपको पेश करना पड़ेगा जुरिडिक्शन के हिसाब से। वो एक अलग सिचुएशन हो गई। लेकिन चूंकि आपका काउंटर क्लेम है तो आपको वाद के साथ ही वादोत्तर के साथ ही काउंटर क्लेम पेश करने का भी आपका अधिकार रहता है। एक मामला है सर, उदाहरण इसमें, वादी ने जिला अदालत में संपत्ति के कब्जे का दावा किया, प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम कर दिया। उसमें प्रतिवादी ने संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर दिया, उसने कब्जे का किया, इसने टाइटल का कर दिया। परिणाम निकाला, जिला अदालत ने दोनों दावों को सुना और विवाद का समाधान कर दिया। ये इसका उदाहरण हो गया। अब 8वां नंबर का बेनिफिट है हमारा काउंटर क्लेम का, 8वें नंबर का बेनिफिट से बड़ा महत्वपूर्ण बेनिफिट है सर, वादी के दावे को कमजोर करना। ये एक बहुत बड़ा आधार है सर, क्योंकि इससे वादी का दावा कमजोर हो जाता है। यदि प्रतिवादी के ग्राउंड मजबूत और स्ट्रांग हैं कानूनी रूप से, अगर उसके पास दस्तावेज हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वादी ने स्वत्व घोषणा का दावा कर दिया लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्रतिवादी काउंटर क्लेम पेश करता है कि वो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक है, रजिस्ट्री की कॉपी पेश करता है, असल कॉपी गवाह कराता है, और जिस आधार पे उसमें जहां जहां उसका नामांतरण हुआ है, जैसे अगर कृषि भूमि है तो खसरा, विवन, नक्शा, ऋण पुस्तिका सभी पेश करता है। तो ये एक बड़ा स्ट्रांग ग्राउंड हो गया सर। इसमें इसमें वादी का दावा कमजोर होने की बात तो दूर है, वो निरस्ती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिना डॉक्यूमेंट्स के उसका दावा साबित ही नहीं कर पाएगा। जबकि प्रतिवादी काउंटर क्लेम में वो सभी दस्तावेज पेश कर रहा है जो विधि की अपेक्षा की गई है। तो इस प्रकार से ये वादी के दावे को कमजोर करने के लिए एक जबरदस्त जो है कि एक प्रतिवादी को सहायता प्रदान करता है। इसको एक उदाहरण से भी सर समझाया गया है। उदाहरण है, मामला, वादी ने कहा कि प्रतिवादी ने अनुबंध का उल्लंघन किया। प्रतिवादी ने दावा किया कि वादी ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। अदालत ने वादी के दावे को कमजोर मानते हुए प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय सुना दिया। तो इस प्रकार से ये सर जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल था कि बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम, वो तकरीबन 8 काउंटर क्लेम थे, मैंने आपको बता दिए। और आप ये जो देख रहे हैं ये ई बुक है, मैं और स्क्रॉल करके नीचे आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्वतंत्र दावा, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, पूरी व्याख्या भी इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आज का वीडियो का मुख्य जो टाइटल था
ये ई बुक तो सर आपको मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अमेजोन पे ये आपको मिल जाएगी। अगर आपको उचित लगता है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, वरना मैंने वीडियो में तो आपको सभी जानकारी दे दी है। और इसी प्रकार से आदेश 18 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसके तहत आवेदन जो साक्ष्य न्यायालय के हो चुके हैं वादी के, उनको पुनः बुलाने के लिए प्रतिवादी या वादी की ओर से, वादी चाहे तो प्रतिवादी के, प्रतिवादी चाहे तो वादी के, दोनों एक दूसरे के साक्ष्यों को बुलाने के लिए अदालत में आवेदन पेश करके निवेदन कर सकते हैं। उचित आधार पर यदि न्यायालय को वो ग्राउंड उचित प्रतीत होते हैं तो उस आवेदन को स्वीकार करके आदेशित भी कर सकता है कि जिनकी गवाह पहले हो चुकी है उन्हें दोबारा तलब किया जाए प्रतिपरीक्षण के लिए। लेकिन यह अधिकार हमारे पास मौजूद रहता है। मैंने खुद के पर्सनल केस के भी उदाहरण देके पिछली वीडियो में इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इसी प्रकार से जो है कि आदेश 8 नियम 1 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में ये बताया गया है कि वादी जो सॉरी प्रतिवादी जो काउंटर क्लेम पेश करता है तो उसके साथ उन दस्तावेजों को सूची अनुसार वो पेश करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से वादी की जिम्मेदारी बनती है आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करके जिन आधारों पर दावा लेकर आया न्यायालय के समक्ष सूची अनुसार पेश करे। आदेश 7 नियम 14 उपनियम 2 में यह भी बताया गया है कि यदि वो दस्तावेज वादी के पास उपलब्ध नहीं है तो वो कहाँ है और किस रीजन से वो पेश नहीं कर पा रहा है, उन रीजन को लिखते हुए अदालत में दावा पेश करे। उससे एक बेनिफिट ये भी मिलता है वादी को कि भविष्य में यदि वो डॉक्यूमेंट्स किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है तो माननीय न्यायालय से आवेदन करके उस दस्तावेज को उस व्यक्ति से न्यायालय में प्रस्तुत कराने के लिए समन भी जारी कर सकता है। धारा 151 अंतर्निहित शक्तियां, धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई हैं अंतर्निहित शक्तियां, जैसे कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 12, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 में अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं राजस्व न्यायालय में राजस्व अधिकारियों को। ऐसे ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में ये इनहेरिटेंस पावर अंतर्निहित शक्तियां दी गई न्यायालय को कि न्याय के उद्देश्य को विफल होने से रोकने के लिए जो माननीय न्यायालय उचित समझे वो कदम उठा सकता है न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। इसका मकसद यही है कि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और किसी भी के साथ अन्याय ना हो और सभी के साथ इंसाफ हो, इसी मकसद से इसको रखा गया है। तो इसमें जो सर मैंने आज के वीडियो का जो हमारा टाइटल था उसके संबंध में तो मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। कुल 8 बेनिफिट्स मैंने सर बता दिए हैं काउंटर क्लेम पेश करने के, कि काउंटर क्लेम पेश करने से क्या क्या कानूनी फायदे हो सकते हैं। इसी में आदेश 8 नियम 1 का में लिखित कथन के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये सिविल प्रक्रिया संहिता ही है सर मेरे पास, ये बुक्स हर व्यक्ति के पास अवेलेबल होगी, तमाम एडवोकेट्स के पास। लेकिन कुछ समझाने का और एक्सप्लेन का तरीका सर कुछ अलग अलग हो सकता है, तो मैंने आसान तरीके से आप लोगों के लिए ये सभी तैयारी करके आपको समझाया है। आदेश 8 नियम 1 का में लिखित कथन का जिन्हें मैंने आपको बताया था, और नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा, ये उपनियम 2 में बताया गया है। और उपनियम 3 में बताया गया है प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टता होगा, और 5 में बताया वागच्छल पूर्व प्रतिज्ञान मतलब डिनायल टू स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट तौर से आपको उसको अस्वीकार करना होगा। तो इस प्रकार से ये सर प्रतिरक्षा का नया आधार उपनियम 8 में बताया गया है। पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा मुजरा उपनियम 7 में बताया गया है। पंजीकृत पता पेश करना होगा, ये 11 में बताया गया है। 12 में अगर पेश नहीं करता है उसकी प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन वो बाद में उचित आधार न्यायालय को बताता है तो उसको स्वीकार भी कर लिया जाएगा और वापस दोबारा उसको सुनवाई का अवसर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सर हमारा आज का जो वीडियो का टाइटल था कि बेनिफिट्स ऑफ काउंटर क्लेम, प्रति दावा पेश करने के क्या फायदे होंगे, वो तमाम 8 फायदे मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काउंटर क्लेम से रिलेटेड तकरीबन 10 वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, और अब अभी चूंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो काउंटर क्लेम ही चल रहा है, तो इस काउंटर क्लेम का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका एक भी पहलू मैं ऐसा नहीं रखना चाहता हूं कि एक भी पहलू छूट जाए। मेरे तमाम व्यूअर्स, तमाम अधिवक्ता साथीगण और तमाम वो एडवोकेट्स जो सिविल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोर्ट में जमीन मकान प्लाट अचल संपत्ति से संबंधित दावों के केस लड़ना चाहते हैं और इस प्रकार के विधिक क्षेत्र में अपनी कानूनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके मन में अगर कोई भी सवाल पैदा हो तो वो मेरे चैनल पर उनको उनके सवाल का काउंटर क्लेम का जवाब मिल जाए,
इसलिए इससे रिलेटेड मैंने हर टॉपिक को इसमें शामिल किया है, इसलिए मैं 8 10 टॉपिक तक पहुंच चुका हूं। वरना काउंटर क्लेम के लिए तो एक ही वीडियो काफी था सर, एक ही वीडियो में पूरी डिटेल बता देता, लेकिन मैंने इसको अलग अलग टॉपिकों पे कि वाद कारण कब होगा, कोर्ट फीस, मतलब टोटल डिटेल के साथ मैंने एक एक मुद्दे को शामिल किया है, ताकि आपको कभी भी आवश्यकता हो तो आप मेरे चैनल पर आकर काउंटर क्लेम से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में वाद पत्र पे आऊंगा सर। अभी 51 आदेश है, इसमें एक आदेश से लेके 51 आदेश तक का क्या महत्व है और उसका उस आदेश का हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं इसकी डिटेल के साथ मैं वीडियो, मेरे आने वाले वीडियो अपलोड करूंगा। कुल 158 धाराएं, हर धारा का भी एक्सप्लेन मैं सर आपको कर दूंगा। जब ये हमारा टॉपिक ये ला पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का, तो फिर मैं अगला विषय का चयन करूंगा। मैंने मेरे वीडियो पे वसीयत का टॉपिक, पिछला जो टॉपिक था वो वसीयत से रिलेटेड मैंने चुना था, तो वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके इस पे मैंने वीडियो अपलोड करा था। कोई एक तरीका नहीं सर, कुल 50 तरीके जो मेरे चैनल पर अपलोड है। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, काफी व्यूवर्स ने उसको पसंद भी किया और काफी देखा भी। उसी पे मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि सर आप हमें ई बुक भी इसके अवेलेबल कराएं। तो वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीकों की ई बुक सर मैंने तैयार करके उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, कॉपी लिंक पेस्ट कर दिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप सीधे अमेजोन पे साइट पर पहुंच जाएंगे। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके की जो ई बुक है ये अमेजोन की साइट पर अपलोड है। 99 रुपीज इसकी कीमत मैंने रखी है। तकरीबन 150 पन्नों या 100 पन्नों की ई बुक है, इससे ऊपर वो। मुझसे जहां तक हो सकता था आसान भाषा में मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। कुछ न्याय दृष्टांतों को भी उसमें मैंने शामिल किया है, क्योंकि सर कानून एक समंदर है, उस समंदर में से मैं मोती ढूंढ के लाता हूं आपके लिए, और एक एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, एक विशिष्ट टॉपिक पे जहां तक हो सकता है आसान भाषा में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है सर, अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके की ई बुक भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको ले सकते हैं। और हर वीडियो के नीचे सर अब मैं ई बुक की कॉपी लिंक पेश कर देता हूं। आपको अगर आवश्यकता महसूस होती है वीडियो सुनने के बाद भी, तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।